हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू बालाजी कोचिंग क्लासेस। बालाजी कोचिंग क्लास में आपका स्वागत है। तो बच्चों, हम एक चैप्टर करने जा रहे थे जो कि हमारा जो चैप्टर था केमिकल काइनेटिक्स। क्या है चैप्टर का नाम हमारा? केमिकल काइनेटिक्स। ये जो चैप्टर हम देख रहे हैं, इस चैप्टर को हम आज करने जा रहे हैं। इसका नाम क्या है हमारे पास? केमिकल काइनेटिक्स। हिंदी में इसको बोला जाता है रासायनिक बलगतिकी। क्या बोलते हैं? रासायनिक बलगतिकी। क्या बोलते हैं? रासायनिक बल गतिकी इसका नाम होता है। क्या होता है? रासायनिक बल गतिकी इसके नाम से जाना जाता है। आप देख सकते हैं, ये भी लिखा हुआ है रासायनिक बल गतिकी। आज हम इसको एक पूरे सिंगल वीडियो में कवर करेंगे और इसको पूरा करके कंप्लीट कर देंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि केमिकल काइनेटिक्स क्या होता है। तो केमिकल काइनेटिक्स हमारी केमिस्ट्री की एक ऐसी ब्रांच होती है जिसके अंतर्गत हम रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? रेट ऑफ रिएक्शन। और रेट ऑफ रिएक्शन के साथ साथ हम रिएक्शन की प्रॉपर्टी देखते हैं, किस टाइप की हमारी रिएक्शन होती है, वो सारी चीज देखते हैं। तो इसमें क्या देखेंगे? रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में देखेंगे। रेट ऑफ रिएक्शन हमारी क्या होती है, ठीक है। साथ में उसके फैक्टर देखेंगे, कौन कौन से फैक्टर हैं जो इसको अफेक्ट करते हैं, इसको रेट ऑफ रिएक्शन को। तो अभी हमने क्या देखा? हम जो देखने वाले हैं, हम पढ़ने वाले हैं क्या? केमिकल काइनेटिक्स इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी द स्टडी द रेट ऑफ रिएक्शन एंड द फैक्टर अफेक्टिंग इट। हमारे रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है और कौन कौन से कारक इसको प्रभावित करते हैं, वो सभी हम देखने वाले हैं। इसमें हम केमिकल काइनेटिक्स में ये सारी चीज देखेंगे। यदि हम फैक्टर की बात करते हैं तो फैक्टर में हम देखते हैं, सबसे पहले हमारे बात करते हैं कंसंट्रेशन की। इसकी बात करते हैं कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन को हम सांद्रता बोलते हैं। क्या बोलते हैं हिंदी में इसको? सांद्रता। क्या बोला है? सांद्रता। हिंदी में भी लिखा हुआ है नीचे, आप देख सकते हो। कंसंट्रेशन को हम क्या बोलते हैं? सांद्रता बोलते हैं। तो कंसंट्रेशन क्या होता है कि जैसे मान लो कि कोई भी हमारे पास इस तरीके से का एक कंटेनर है, ठीक है। इसके अंदर हमने पानी के अंदर नमक को मिला दिया और वो नमक किस तरीके से मिल रहा है उसी को कंसंट्रेशन या सांद्रता कहते हैं। तो रेट ऑफ रिएक्शन कंसंट्रेशन पर डिपेंड करती है। यदि सांद्रता जितनी ज्यादा होगी, कंसंट्रेशन मतलब जितनी ज्यादा होगी, रेट ऑफ रिएक्शन उतनी ही फास्ट होगी। जैसे कि एग्जांपल है, हम क्या करें, पानी का एक गिलास लें, उसमें 2 बूंद इंक की डालें तो इंक धीरे धीरे घुलेगा। यदि हम इंक की बूंदों को बढ़ाते जाएंगे, जैसे जैसे इंक की बूंद हमारी बढ़ती जाएंगे तो केमिकल रिएक्शन भी हमारी बढ़ती जाएगी। नेक्स्ट है टेम्परेचर। इसको तापमान बोला जाता है। तो टेम्परेचर की बात करते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन टेम्परेचर पर अफेक्ट करती है, क्योंकि टेम्परेचर के व्याप पर ही रेट ऑफ रिएक्शन चलती है। यदि टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन हमारी बढ़ती जाएगी, कम करते जाएंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन हमारी कम होती जाएगी। तो जो हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन होती है वो डिपेंड करती है किस पर? हमारे टेम्परेचर पर, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं सरफेस एरिया। सरफेस एरिया की बात करते हैं। सरफेस एरिया की बात करते हैं तो क्या लिखा है? ग्रेटर सरफेस एरिया आर द इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। यदि सरफेस एरिया बढ़ जाएगा तो रेट ऑफ रिएक्शन भी हमारी बढ़ जाएगी, सरफेस एरिया कम हो जाएगी तो रेट ऑफ रिएक्शन भी हमारी कम हो जाएगी। बात करते हैं कैटलिस्ट की। कैटलिस्ट को उत्प्रेरक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उत्प्रेरक। यदि मान लो कि केमिकल रिएक्शन की बात करते हैं तो यदि कैटलिस्ट हमारे 2 तरीके के होते हैं। एक होता है हमारा पॉजिटिव कैटलिस्ट। क्या होता है? पॉजिटिव। क्या होता है? पॉजिटिव। एक होता है नेगेटिव। पॉजिटिव कैटलिस्ट की बात करते हैं तो पॉजिटिव कैटलिस्ट ऐसा कैटलिस्ट होता है तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या करता है? इंक्रीज करता है, मतलब बढ़ाता है। क्या करता है? बढ़ाता है। और नेगेटिव कैटलिस्ट क्या करता है? रेट ऑफ रिएक्शन को कम करता है, डिक्रीज करता है। तो कहने का मतलब है कि पॉजिटिव कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाएगा, नेगेटिव कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को कम करेगा। नेचर ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट के नेचर पर भी डिपेंड करता है। तो भाई जो अभी कर्मा क्या है, उनकी प्रकृति क्या है, किस तरीके से वो रिएक्शन कर रहे हैं। मान लो कि ऐसे रिएक्टेंट है जो एकदम से रिएक्शन कर जाते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होगी, और ऐसे रिएक्टेंट जो रिएक्शन नहीं करते उनकी रेट ऑफ रिएक्शन स्लो होगी। जैसे लोहे में जंग लगाना है तो स्लो रेट ऑफ रिएक्शन होगी, और मान के चलो कि पानी के अंदर इंक डालना है तो फास्ट रेट ऑफ रिएक्शन होगी। तो इस तरीके से हमारे रेट ऑफ रिएक्शन को फैक्टर अफेक्ट करते हैं। पहला क्या था? कंसंट्रेशन, दूसरा क्या था? टेम्परेचर, तीसरा क्या था? सरफेस एरिया, चौथा क्या था? कैटलिस्ट, और पांचवा क्या था? हमारा नेचर ऑफ रिएक्टेंट। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आएगा व्हाट इज रेट ऑफ रिएक्शन ना, और विच फैक्टर अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन को प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या होते हैं, तो हम इसको कर सकते हैं, ठीक है। हम आगे देखते हैं। जैसे यदि हम आगे चलते हैं तो आगे हमने देखा जो रेट ऑफ रिएक्शन की बात करते हैं तो ये 3 तरीके की हमें देखने को मिलती है। रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है, या रिएक्शन हमारी 3 तरीके की होती है। पहले रिएक्शन देख लो। रिएक्शन हमारी 3 तरीके की होती है ना। अभिक्रियाएं हमारी 3 तरीके की होती है। क्या बोला हमने? जो हमारी अभिक्रियाएं होती है, अभिक्रिया हमारी 3 टाइप की होती है। पहली होती है इंस्टेंटेनियस या फास्ट रिएक्शन, इसको बोलते हैं तीव्र अभिक्रिया। क्या बोली जाती है? तीव्र अभिक्रिया। क्या लिखा है? तीव्र अभिक्रिया। तो हमने बोला इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है? ऐसी रिएक्शन जो बहुत फास्ट है, इसको करने में बहुत कम समय लग रहा है। क्या लगा पड़े? द रिएक्शन अकर्स वेरी फास्ट। ऐसी रिएक्शन जो बहुत तेजी से हो जाती है, एकदम से हो जाती है, उनको बोला जाता है हमारी फास्ट रिएक्शन।
यदि इनकी टाइम की बात करते हैं, इनका जो टाइम लगता है 10 की पावर माइनस 16 से लेकर 10 की पावर माइनस 14 सेकंड लगता है। कितना लगता है? 10 की पावर माइनस 16 से लेकर 10 की पावर माइनस 14 सेकंड में रिएक्शन कंप्लीट हमारी हो जाती है। साथ में हम क्या देख पा रहे हैं, जैसे एग्जांपल देख लो, बेरिलियम क्लोराइड को यदि हम H2SO4 में मिक्स करेंगे तो हम क्या देखेंगे, बेरिलियम सल्फाइड बन जाएगा और साथ में हमारा HCl अलग हो जाएगा। दूसरा, सिल्वर नाइट्रेट को यदि हम NaCl के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या बन जाएगा, क्या बनेगा, सोडियम नाइट्रेट बन जाएगा और हमारे पास क्या बन जाएगा, सिल्वर क्लोराइड अलग हो जाएगा। तो ये दोनों जो रिएक्शन है बहुत फास्ट रिएक्शन है, इन रिएक्शन को होने में समय ज्यादा नहीं लगता और एकदम से रिएक्शन हमारी हो जाती है। ठीक है, अब यदि आगे बात करते हैं तो इसका जो यदि बात करते हैं यहाँ पर सेकंड हमारा है मॉडरेट रिएक्शन। मॉडरेट रिएक्शन को बोलते हैं मंद अपक्रिया। क्या बोलते हैं? मंद अपक्रिया। ठीक है, तो मॉडरेट रिएक्शन क्या होती है, ऐसी रिएक्शन जिनको होने में ना तो ज्यादा समय लगता है और ना ही कम समय लगता है। ये रिएक्शन बीच वाले मॉडरेट में हो जाती है, कहने का मतलब है ऐसी रिएक्शन जिनको ना तो ज्यादा समय लग रहा है और ना ही कम समय लग रहा है, उनको क्या बोला जाता है, मॉडरेट रिएक्शन या मंद अपक्रिया कहते हैं। इसमें हाइड्रोजन की रिएक्शन जब हाइड्रोजन से करते हैं तो 2HI हमारा बन जाता है ना, क्या बन जाएगा, 2HI हमारा बन जाएगा। तो इसमें क्या हो रहा है, ये रिएक्शन आपस में मिलती है और एकदम से नहीं होती है, उनको टाइम लगता है और आराम से रिएक्शन हमारी हो जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं स्लो रिएक्शन है, डेड रिएक्शन, अति मंद अपक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? अति मंद अपक्रिया। अति मंद अपक्रिया क्या होती है हमारी, ये अति मंद अपक्रिया है। ऐसी रिएक्शन जिनको होने में बहुत समय लगता है, मतलब इस रिएक्शन को होने में 10 दिन 15 दिन 1 साल भी लग सकती है, उसको क्या बोला जाता है, स्लो रिएक्शन बोला जाता है। जैसे हम देख पा रहे हैं कि लोहे पर हमको जंग लगाना है, तो लोहे को पानी के कॉन्टेक्ट में और हवा के कॉन्टेक्ट में रखना पड़ेगा। पानी कॉन्टेक्ट या हवा के कॉन्टेक्ट में तो लोहे पर क्या लगेगी, जंग लग जाएगी। इसको जंग को लगने में काफी समय लगेगा, तो हम क्या बोल सकते हैं, जो भी रेट ऑफ रिएक्शन हमारी हो रही है वो बहुत स्लो है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, स्लो रेट ऑफ रिएक्शन या डेड रेट ऑफ रिएक्शन बोला जाता है। ठीक है, यहाँ पर देख पा रहे हैं ग्राफ की बात करते हैं, तो पहले वाले का ग्राफ की बात करते हैं तो ये ग्राफ एकदम से हो जाता है क्योंकि फास्ट रिएक्शन है, एकदम से हमारी रेट ऑफ रिएक्शन एकदम से हो जाती है टाइम के अकॉर्डिंग। दूसरे वाले में रेट ऑफ रिएक्शन होती तो बस थोड़ा धीरे धीरे होती है। एक और मतलब लास्ट वाले में क्या देखा, डेट रिएक्शन एकदम से नहीं होती है, बहुत टाइम लगता है और आराम से रिएक्शन चलती है हमारी। ठीक है, तो ये कुछ चीजें थी जिसके बारे में हमने देखा था, कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट इसमें लिखा हुआ है। जैसे ये हमारी रिएक्शन फास्ट होती है, एकदम से हो जाती है, टाइम दे रखा है, एग्जाम्पल दे रखे हैं। मॉडरेट में मॉडरेट चलती है, टाइम इसका मॉडरेटेबल होता है, जैसे एग्जांपल दे रखा है। स्लो में हम देख पा रहे हैं वे बहुत स्लो होती है, काफी समय इसमें लगता है। अब बात करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। अच्छा क्वेश्चन है रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन की यदि हम बात करते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन को भी हम देखने वाले हैं कि व्हाट इज रेट ऑफ रिएक्शन। तो एक मिनट रुकिए, पहले अपन बोल लेते हैं। देखो, हम बात कर रहे हैं रेट ऑफ रिएक्शन, तो रेट ऑफ रिएक्शन हमारी क्या होती है। तो रेट ऑफ रिएक्शन की बात करते हैं तो द रेट ऑफ रिएक्शन इज द चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ अ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम। यदि किसी भी कंसंट्रेशन, यदि किसी भी बोल सकते हैं सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन हमारी चेंज हो जाती है, जैसे इस तरीके से देखिए, जैसे मान लेते हैं कि, एक मिनट पेन लेते हैं, हाँ देखो, जैसे मान लेते हैं कि जी हमारे पास एक कंटेनर है, एक मिनट देखो, जैसे मान लेते हैं कि जी हमारे पास एक कंटेनर है, तरीके से पेन भी चेंज करना पड़ेगा। देखो, मान लेते हैं कि जी हमारे पास एक कंटेनर है, इसके अंदर पानी भरा था, पानी के साथ हम थोड़ा नमक डाल दिए। क्या डाल दिए? नमक प्लस पानी। क्या क्या है इसमें? नमक और पानी का मिक्सर है, नमक प्लस पानी का मिक्सर है। हमने क्या काम किया कि इसके अंदर नमक जब डाला था तो उसकी कंसंट्रेशन क्या थी, 0 थी, लेकिन इसकी कंसंट्रेशन में जो परिवर्तन आएगा समय के अकॉर्डिंग उसी को क्या बोला जाता है, रेट ऑफ रिएक्शन बोला जाता है। तो क्या लगा हुआ है, द रेट ऑफ रिएक्शन इज द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। जो रिएक्टेंट क्या क्या है, पानी और नमक, इनमें जो कंसंट्रेशन में चेंजेस आएगा। शुरू में कंसंट्रेशन क्या थी इसकी, 0 थी, शांत इसकी क्या थी, 0 थी, लेकिन अब हमने क्या देखा कि इसकी कंसंट्रेशन क्या आ रहा है, चेंजेस आ रहा है। अब जो चेंजेस इसकी कंसंट्रेशन में आएगा उसी को क्या बोला जाता है, हमारे पास क्या बोला जाता है, रेट ऑफ रिएक्शन बोला जाता है। फॉर्मूला इसका होता है रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू चेंज इन डेल का मतलब होता है चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम इक्वल रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, इसको लिखने के दो टर्म होते हैं। रिएक्टेंट हमेशा नेगेटिव लिखा जाएगा, क्या बोला अपन ने, रिएक्टेंट का मतलब होता है अभिकर्मक। जो हमारे अभिकर्मक होंगे वो हमारे नेगेटिव मतलब माइनस में लिखे जाएंगे, उत्पाद हमारे प्लस में लिखे जाएंगे। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या लिखी जाएगी, रिएक्टेंट हमारे नेगेटिव में लिखे देखो और प्रोडक्ट हमारे पॉजिटिव में लिखे। तो इस तरीके से रेट ऑफ रिएक्शन हमारी होती है। जैसे इसका एग्जांपल ले लेते हैं, 2H2 प्लस O2, तो हम क्या लिखेंगे, इसकी रेट लिखना है हमें। तो हम यदि रेट लिखना चाहते हैं रिएक्टेंट की तो हमें क्या लगाना, माइनस लगाना पड़ेगा, ढेर लगाना पड़ेगा। ठीक है, और इधर क्या है H2, तो हम क्या लिख देंगे, अब मान लो कि यहाँ पर 2 लिखा है तो 1/2 लिखना पड़ता है आगे, इसकी क्या लिख जाएगा हमारे पास H2।
और dt, ठीक है। तो दूसरा लिखेंगे डेल O2 और dt, क्लियर है। और फाइनली यदि इसका लिखेंगे तो इसको क्या लिखेंगे, प्लस में लिख देंगे। तो इस तरीके से क्या होता है हमारे पास, ये एग्जांपल लिख सकते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन को हम लिख सकते हैं, ठीक है। साथ में फैक्टर की हमने बात कर ली है, कंसंट्रेशन, टेम्परेचर, कैटालिसिस क्या क्या होते हैं, सारी चीजें हमने पढ़ लिया है, ठीक है। इसके आगे चलते हैं, अब बात करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन या इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन किसे कहते हैं, या तात्कालिक रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, तात्कालिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है। हम बात करते हैं डेफिनेशन की, बात करते हैं द रेट ऑफ रिएक्शन एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। यदि किसी दिए हुए समय में, या कोई हमने समय दिया है, उस समय में कोई रिएक्शन पूरी हो जाती है, उसी को इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं। बस हमें इसमें याद रखना है पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, क्या रखना है, पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। सेम डेफिनेशन उसी की तरह रहेगी। तो किसी तात्कालिक समय में जो, या किसी विशेष क्षण में जो क्रिया पूरी हो रही है, उसको क्या बोला जाता है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन बोला जाता है। अभी लिखने का तरीका हमने बताया था, या तो डेल लिख दो, या डे लिख दो, या डी लिख दो, दोनों तरीके लिख सकते हैं। इसमें क्या लिखा है, डी लिखा है, रिएक्टेंट को नेगेटिव और प्रोडक्ट को पॉजिटिव, ठीक है। इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। अभिकर्मक को हम नेगेटिव और उत्पाद को हम पॉजिटिव लिखते हैं। यदि दूसरी बात करें, दूसरी टर्म में बात करते हैं, एक सरल डेफिनेशन की बात करते हैं, क्या लिखा हुआ है, इट इज द रेट ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। यदि किसी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में जो परिवर्तन होता है, या प्रोडक्ट में जो परिवर्तन होता है, किसी स्पेसिफिक टाइम पर, जो टाइम हमारा दिया होता है उस पर करते हैं, उसी को हमारे पास क्या कहते हैं, उसका हमारा क्या कहते हैं, उसको बोला जाता है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन या फास्ट रिएक्शन। कुछ और बातें देख लेते हैं। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को जिस तरीके का होता है, तो इसका टाइम ये, हमारी कंसंट्रेशन ये है, इस तरीके से हमारा ग्राफ बनता है इसका, ठीक है। आगे देखते हैं, कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट है उसको आप पढ़ लेना। उसके बाद यदि बात करते हैं एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन की बात करते हैं तो इसको बोलते हैं औसत अपक्रिया की दर। क्या बोला जाता है, औसत अपक्रिया की दर। क्या बोलते हैं इसको, औसत अपक्रिया की दर। एक बार अच्छा से पहन लेते हैं, हाँ ठीक है। यदि हम औसत अपक्रिया की दर कहते हैं तो इसको क्या बोला जाता है, देखो नाम से पता चल रहा है एवरेज। एवरेज का मतलब क्या होता है, हमें एवरेज लेना, औसत लेना। द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, सेम डेफिनेशन। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, प्रोडक्ट की रिएक्टेंट या प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में पर यूनिट टाइम ओवर एट इन टाइम इंटरवल, किसी भी दिए गए इंटरवल टाइम या ओवर टाइम में जो चेंजेस आते हैं उसको क्या बोला जाता है, रेट ऑफ, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। एवरेज का मतलब होता है कि मान के चलो कि कई सारी रिएक्शन हमारी चल रही हैं, उन रिएक्शनों में मान के चलते हैं कि कोई भी रिएक्शन जो हमारी चल रही थी, उनमें 3 रिएक्शन हमने कराई, तो तीनों को सम कर यदि डिवाइड कर देते हैं तो हमारी क्या आ जाती है, एवरेज, एवरेज आ जाती है। तो हम यही बोल सकते हैं कि इसके लिए क्या बोल सकते हैं, पर यूनिट ओवर द टाइम, जो भी टाइम इंटरवल हमारे पास है उसमें जो रिएक्शन होती है उसको क्या बोला जाता है, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन बोला जाता है। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन को लिखने का तरीका यही होता है, देखो इस तरीके से, रिएक्टेंट प्रोडक्ट, ठीक है। यहाँ पे आर जो है उसको कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कहलाता है, अभिकर्मक की सांद्रता कहलाती है। पी प्रोडक्ट कंसंट्रेशन ऑफ द उत्पाद कहलाता है, और डेल आर चेंज कहलाता है, डेल पी हमारा चेंज इन प्रोडक्ट कहलाता है, ठीक है। डेल टी हमारा टाइम इंटरवल कहलाता है, ठीक है। अब इसके ग्राफ की बात करते हैं, इसका ग्राफ कुछ इस तरीके का बनता है। शुरू में हमारी इस तरीके होती है, लास्ट हमारी कंसंट्रेशन ऑफ टाइम हमारा इस तरीके से होता है। तो एवरेज हमारी क्या बनती है, T2 माइनस T1, T2 माइनस T1 माइनस कर देते हैं तो हमारी एवरेज टाइम इसका आ जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं। अभी जो भी कुछ लिखा हुआ है वो सब कुछ अपने ऐसे देख लिया है। ये हमारा एक क्वेश्चन दे रखा है, इफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीजेस 0.80 मोल लीटर की पावर -1 टू द 0.50 मोल लीटर की पावर -10 सेकंड, तो हम क्या कर सकते हैं, हम 0.50 में से 0.8 को माइनस करेंगे, क्योंकि R1 हमारा ये कहलाएगा और R2 हमारा ये कहलाएगा। R2 में से R1 माइनस करेंगे और टाइम इंटरवल हमारे पास दे रखा है कितना, 10 से डिवाइड कर देंगे, फाइनली हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं, हम रेट ऑफ रिएक्शन को देख सकते हैं। अब मान लो कि इस वाली रेट ऑफ रिएक्शन को हमको लिखना है, ये आपको नीचे दिख रही है, तो कैसे लिखते हैं, जो भी आगे दिया होता है उसको 1/n में ले लेते हैं, और जो पीछे कैपिटल दिया होता है उसको अपन डेल ए और डेल टी के फॉर्म में लेते हैं। बी को भी अपन क्या लेंगे, 1/n में आगे ले लेंगे, और डेल बी और डेल टी को अपन क्या करेंगे, इसमें लिखेंगे, इसके हमारे डेल के साथ लिख देंगे। इस तरीके से हम लिखते हैं, प्रोडक्ट में अपन पॉजिटिव और रिएक्टेंट में हमारा नेगेटिव। लॉ ऑफ एक्टिव मास की बात करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, लॉ ऑफ एक्टिव मास। तो लॉ ऑफ एक्टिव मास की बात जैसी हम करते हैं तो हमारा सारे कॉन्सेप्ट हमारे बदलते नजर आने लगते हैं। क्या लगा हुआ, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन एट गिवन टेम्परेचर, किसी भी दिए हुए तापमान पर जो रेट ऑफ रिएक्शन है किसी रिएक्शन की, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है प्रोडक्ट ऑफ द एक्टिव मास। अब बात करते हैं एक्टिव मासेस क्या होते हैं, तो आप यहाँ पर एक चीज देखिए, एक्टिव मासेस क्या होते हैं, पहले क्या दिख रहा है, एक्टिव मास, सक्रिय द्रव्यमान। क्या दिख रहा है, सक्रिय द्रव्यमान। क्या होते हैं, जैसे मान लो कि हमारे पास हमें एक रिएक्टेंट लिखना है, क्या लिखना है हमें, ए से लेकर ए का हमने क्या बनाया, बी का हमने क्या बनाया, प्रोडक्ट बी बनाया। तो यदि हमें एक्टिव मास लिखना है तो एक्टिव मास में हम क्या लिखते हैं, ऐसा ब्रैकेट लगाते हैं और कैपिटल को अंदर लिखते हैं,
और जो बाहर वाले का कोफिशिएंट होता है उसको ऊपर लगाते हैं। फिर हमारी बी की बारी आती है, बी को अंदर लगते हैं कैपिटल को, और जो कोफिशिएंट ऊपर होता है उसको ऊपर लगाते हैं। जब कभी भी हमारे पास इसके स्काइटोमेट्रिक कोफिशिएंट इस तरीके बना देते हैं, इसी को क्या बोला जाता है, स्काइटोमेट्रिक कोफिशिएंट बोला जाता है। इसमें ए की पावर ए और बी की पावर बी, मतलब जो भी पावर इसका दी होती हैं उनको लिखा जाता है, उसको स्काइटोमेट्रिक कोफिशिएंट या हमारे पास एक्टिव मास बोला जाता है। तो एक्टिव मास की बात करते हैं तो लॉ क्या कहलाता है, लॉ ये कहलाता है कि जो भी रेट होती है केमिकल रिएक्शन की, क्या बोला हमने, रेट, जो रेट आपको दिख रही है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, हमारे पास स्काइटोमेट्रिक कोफिशिएंट की, जो और बोल सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ द एक्टिव मास, इसको क्या बोला जाता है, प्रोडक्ट ऑफ द एक्टिव मास। तो हमने इस तरीके से इसको देखा। तो देखिए एक तरीके से यदि अपन इसको खोलना चाहें तो हम एक पेज लेते हैं, उस पेज पर इसको खोलने की कोशिश करते हैं। एक मिनट आप रुकिए। जैसे यदि मान लो कि हमें एक पेज लेना है, उस पेज पर हम इसको सोल्व करना चाहते हैं। देखिए मान लो कि हमें लिखना है लॉ ऑफ एक्टिव मास। क्या देख रहे हैं, लॉ ऑफ एक्टिव मास। क्या देख रहे हैं हम, लॉ ऑफ एक्टिव मास। इसमें हम क्या करने वाले हैं, देखो लॉ ऑफ एक्टिव मास हम देख रहे हैं, एक्टिव मास, ठीक है, सक्रिय द्रव्यमान का नियम। हमने बोला कि जो रेट होती है ना किसी भी केमिकल रिएक्शन की, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, जो भी हमारी को स्टैटियोमेट्रिक कोफिशिएंट होते हैं, ए की पावर ए और बी की पावर बी। क्लियर। अब यदि हम इसको खोलते हैं तो रेट इक्वल टू हमारा आता है, रेट इक्वल टू यहाँ पर एक कांस्टेंट किया जाता है, इसको रेट कांस्टेंट बोला जाता है। और ए की पावर क्या आएगी हमारे पास, ए, और बी की पावर हमारे पास क्या आएगी, बी। ठीक है। रेट को कैसे लिखते हैं, मान लो कि हमारे पास ऐसा कोई प्रोडक्ट होता, क्या मान लेते हैं हमारे पास ऐसा होता, ए से हम कोई प्रोडक्ट बना रहे होते, हम क्या लिखते हैं, माइनस का टेल ए की पावर टी, ये लिखते ना, या इसको डी कर लो तो दिक्कत नहीं आएगी, डी है डी टी इक्वल टू क्या आता है, के ए की पावर ए और बी की पावर बी। तो इसी को बोला जाता है रेट लॉ। क्या बोला जाता है इसको, रेट लॉ बोला जाता है। क्या बोला जाता है, रेट लॉ या लॉ ऑफ एक्टिव मास बोला जाता है। क्या बोला जाता है, लॉ ऑफ एक्टिव मास। इसमें बोलता है रेट ऑफ रिएक्शन हमेशा इसके स्टैटियोमेट्रिक कोफिशिएंट के इक्वल, मतलब मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होती है। तो इस तरीके से क्या बनेगा, हमारा रेट लॉ बनेगा। क्या बनेगा, रेट लॉ बनेगा। आइए पीछे चलते हैं, फटाफट रेट लॉ को देखते हैं थोड़ा। देखो तो इसी को बोला जाता है क्या, हमारे पास रेट लॉ। क्या बोला जाता है, रेट लॉ या लॉ ऑफ एक्टिव मास बोला जाता है। इसमें क्या बोला जाता है, रेट ऑफ रिएक्शन हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ द एक्टिव मासेस के, एक्टिव मास के जो प्रोडक्ट होते हैं उन्हीं के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, उसी को क्या बोला जाता है, रेट ऑफ लॉ बोला जाता है। क्लियर है इतना। आगे चलते हैं, अब बात करते हैं लॉ ऑफ एक्टिव मास, हमने आपको बता ही दिया है। देखिए अब बात करते हैं रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट क्या होता है, अभी हमने क्या देखा था रेट कांस्टेंट में, हमने देखा था कि जो भी हम रेट लिखते थे, जैसे हमने लिखा रेट इक्वल टू के ए की पावर ए और बी की पावर बी। जो भी ये कांस्टेंट आपको नजर आ रहा है, कौन सा वाला, ये वाला कांस्टेंट, जो भी आपको ये नजर आ रहा है इसको बोला जाता है रेट कांस्टेंट। क्या बोला जाता है, रेट कांस्टेंट। तो ये क्या होता है देख लेते हैं, द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट इन द इक्वेशन। किसी भी इक्वेशन में जो समानुपाती का निशान प्रोपोर्शनली कांस्टेंट होता है, दैट एक्सप्रेस द रिलेशनशिप बिटवीन, जो रिलेशनशिप बताता है किसके बीच में, एक तो हमारे पास किसके बीच में, रेट ऑफ रिएक्शन के बीच में, किसके बीच में बताएगा, बिटवीन द रेट ऑफ रिएक्शन एंड द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट सब्सटेंस। और ये क्या होता है हमारे पास, पूरा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट सब्सटेंस के बारे में ये क्या बताता है, हमारे पास रेट कांस्टेंट हमारा बताता है रेट ऑफ रिएक्शन और कंसंट्रेशन ऑफ द कांस्टेंट के बीच में हमारे पास, या बोल सकते हो कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टिंग सब्सटेंस के बीच में रिलेशन बताता है, उसी को क्या बोला जाता है, रेट ऑफ रिएक्शन, या इसको क्या बोला जाता है, दर नियतांक। क्या बोलते हैं, दर नियतांक। दर नियतांक क्या होता है, समानुपाती के निशान को दर नियतांक कहते हैं, जो क्या करता है, जो दर अपक्रिया की दर और सांद्रता के बीच में संबंध बताता है, उसी को क्या बोला जाता है, रेट कांस्टेंट बोला जाता है। अच्छा क्वेश्चन है, याद करना अच्छे से। इसके कुछ हमारे प्रॉपर्टीज या गुण होते हैं या कैरेक्टर्स होते हैं। सबसे पहला इसका कैरेक्टर्स होता है, इट इज इक्वल टू द रेट ऑफ रिएक्शन। जी हमेशा रेट ऑफ रिएक्शन के इक्वल होता है, देख रहे हो ये रेट ऑफ रिएक्शन है, इसके इक्वल है, इसके इक्वल होता है। बस कंडीशन क्या होती है, कंडीशन ये है कि जो भी कंसंट्रेशन हमारे पास दे रखी है ये वाली, इसकी वैल्यू क्या हो जाए, 1 हो जाए। मान लो कि इसकी पूरे की वैल्यू 1 हो जाए, ये पूरा 1 हो जाएगा तो रेट किसके बराबर है, हमारे कांस्टेंट के बराबर हो जाएगी। ठीक है। दूसरा पॉइंट कहता है, यूनिट डिपेंड ऑन द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। जो इसकी यूनिट होती है वो डिपेंड करती है ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन के ऊपर। क्या बोलती है, ऑर्डर, कितना ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर है, सेकंड और थर्ड ऑर्डर है, जो कि अपन आगे देखेंगे। जैसे फॉर्मूला देख सकते हो, ये हमारे पास यूनिट बनी हुई है,
क्या लिखा है, मोल L की पावर -1 1 माइनस n इस टाइप, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि जो भी यूनिट होती है किसी भी रिएक्शन की, वो डिपेंड करती है किसकी, उसके ऑर्डर पर। थर्ड है इसका, इट डिपेंड अपॉन द टेम्परेचर, और रेट ऑफ कांस्टेंट हमारा टेम्परेचर या तापमान पर भी निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है, तापमान पर। जो भी हमारा टेम्परेचर होगा उस पर निर्भर करेगा हमारा रेट ऑफ कांस्टेंट, ठीक है। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, हमको अच्छे से करना है। वो कुछ पेपर में पूछेगा व्हाट इज रेट कांस्टेंट, राइट इट्स कैरेक्टर्स। तो हम क्या बोलेंगे, जो भी समानुपाती का निशान होता है उसी को रेट ऑफ कांस्टेंट कहते हैं, और इसी कुछ कैरेक्टर्स होते हैं। कैरेक्टर्स में क्या होता है, जब पूरा कंसंट्रेशन यूनिट हो जाता है तो रेट ऑफ रिएक्शन हमारी क्या हो जाती है, हमारी कांस्टेंट के इक्वल हो जाती है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन बनता है, राइट द डिफरेंस बिटवीन रेट कांस्टेंट और रेट ऑफ रिएक्शन। रेट कांस्टेंट भी देखा, रेट ऑफ रिएक्शन हमने देखी। दर नियतांक और क्रिया की दर में संबंध पूछा, हमारा अंतर पूछा है। क्या बोलेंगे, दर नियतांक, ये हमारे पास है अपक्रिया की दर में संबंध। अपक्रिया की दर में संबंध, मतलब संबंध बोल सकते हैं, रिलेशन बोल देते हैं, मतलब फॉर्मल डिफरेंस बिटवीन कर देते हैं। क्या कर देते हैं, डिफरेंस बिटवीन। तो हम बोल रहे हैं कि रेट कांस्टेंट है, दर नियतांक क्या होता है, ये क्या होता है, इसकी बात अभी हमने पढ़ा था। ये क्या होता है, हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन के इक्वल होता है जब कंसंट्रेशन हमारी क्या हो जाती है, यूनिट हो जाती है। जब सांद्रता इकाई हो जाती है तो रेट ऑफ रिएक्शन हमारे पास क्या, रेट ऑफ कांस्टेंट हमारे पास क्या हो जाता है, रेट ऑफ रिएक्शन के बराबर हो जाता है। रेट ऑफ रिएक्शन क्या कहलाती है, चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम। यदि इकाई समय में जो भी सांद्रता में परिवर्तन होती है उसी को क्या बोला जाता है, रेट ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। इसकी यूनिट डिपेंड करती है किस पर, ऑर्डर पर। इसकी यूनिट हमारी आर द मोल पर, इसकी यूनिट हमेशा क्या होती है, मोल पर लीटर होती है। क्या होती है, मोल लीटर की पावर -1 सेकंड की पावर में, क्या होती है, मोल लीटर की पावर -1 सेकंड की पावर -1। इट डिपेंड अपॉन द टेम्परेचर, तापमान पर डिपेंड करती है क्या, रेट कांस्टेंट। ये तापमान क्या बोला, इट डिपेंड अपॉन द टेम्परेचर में, ये टेम्परेचर पे तो करती है लेकिन कंसंट्रेशन या सांद्रता पर भी निर्भर करती है। अब कुछ यूनिटें देख लो किस तरीके से हम करते हैं। तो हम देख पा रहे हैं कि हमारे पास दे रखा है। अब एक क्वेश्चन आता है कि सभी जो हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन होती हैं उनकी हमें क्या देखना है, उनकी हमें यूनिट या इकाई देखना है। उसको इसको पढ़ने से पहले ना ऑर्डर ऑर्डर समझ लो क्या होते हैं। देखो सुनो, हम पढ़ रहे हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या बोलते हैं, अपक्रिया की कोटि। क्या बोलते हैं, अपक्रिया की कोटि, अभिक्रिया की कोटि। क्या होती है, अपक्रिया की कोटि। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या कहलाती है, देख लेते हैं। द ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन इज द सम ऑफ द पावर ऑफ अ कंसंट्रेशन टर्म ऑफ द रिएक्टेंट एट द रेट लॉ। किसी भी रेट लॉ में जो भी पावर हमारी आती है उनका सम ही हमारे पास क्या कहलाता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहलाता है। जैसे एग्जांपल देखो, ए बी बी प्रोडक्ट बना, तो रेट कैसे लिखी जाएगी इसकी इक्वल टू रेट लॉ। क्या लिखा जाएगा, रेट लॉ लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा, दर नियतांक क्या लिखा जाएगा, या दर नियम क्या लिखा जाएगा, के इक्वल टू ए की पावर क्या लिखा जाएगा, ए क्या लिखा जाएगा, ए की पावर ए, और बी की पावर क्या लिखी जाएगी, जे बी। क्या लिखी जाएगी, बी की पावर बी। तो यदि ऑर्डर देखेंगे तो क्या बनेगा, ए प्लस बी स्मॉल ए प्लस स्मॉल बी। तो हमने क्या देखा, इसकी रेट लिखना है, मैं तो कैसे लिखेंगे हम, इसकी रेट हमको लिखना है तो रेट लो तो हम ऐसे लिख लेंगे, ए की पावर ए, क्योंकि ये आएगा ब्रैकेट के अंदर और ये आएगा इसके ऊपर। इसको बोलते हैं स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। यदि इसकी हमें ऑर्डर देखना है तो ऑर्डर क्या होता है, इनको जोड़ दो, क्या कर दो, सम कर दो, ए को और पी को। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, हमने बोला कि 3H प्लस 2O बन गया प्रोडक्ट। तो हम रेट क्या लिखेंगे, H की पावर 3 और 2 0 की पावर O की पावर 2। यदि हम सम करना है तो क्या करते हैं, 3 प्लस 2, तो इसका ऑर्डर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ऑर्डर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम ऑर्डर को लिखते हैं। अब बात करते हैं, कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट है ऑर्डर में। तो ऑर्डर कैन बी 0 1 2 3 हो सकती है। ऑर्डर हमेशा क्या होती है, 0 1 2 3, इवन फ्रैक्शनल नंबर भी हो सकती है। मतलब अपने फ्रैक्शनल मतलब होता है अपना एक बना अपॉन में हो सकती है, मतलब 1/2 2/3 इस तरीके से ना घर्षण में हो सकती है। नेक्स्ट यदि बात करते हैं, ऑर्डर इज द डिटरमाइन द एक्सपेरिमेंटली। इसको हम एक्सपेरिमेंटली तरीके से डिटरमाइन करते हैं। हमें एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, प्रॉपर्टी देखना पड़ेगा, तब जाके हम ऑर्डर को लिख पाएंगे। ऑर्डर में बी मे और मे नॉट बी इक्वल टू द मॉलिक्यूलरिटी। ये मॉलिक्यूलरिटी के इक्वल हो सकता है और नहीं भी हो सकता। अब बात करते हैं मॉलिक्यूलरिटी क्या कहलाती है। मॉलिक्यूलरिटी का मतलब होता है किसी भी केमिकल रिएक्शन में कितने एलिमेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसमें कितने कर रहे हैं, एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन। इन दोनों जोड़ दें तो कितने आएंगे, 2। तो मॉलिक्यूलरिटी क्या कहलाती है, आणविकता। मॉलिक्यूलरिटी को क्या बोलते हैं, आणविकता। आणविकता क्या कहलाती है, किसी भी केमिकल रिएक्शन में, किसी भी रासायनिक प्रक्रिया में जितने हमारे एलिमेंट पार्टिसिपेट करते हैं उसको उसकी मॉलिक्यूलरिटी बोला जाता है। यूनिट ऑफ द रेट ऑफ रिएक्शन क्या लगा है, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट डिपेंड अपॉन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। इसकी यूनिट करती है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पर डिपेंड करती है कितना ऑर्डर। बात कर लेते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। जनरली हम कितने स्तर पढ़ने वाले हैं, 0 ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकंड और थर्ड। 3 तरीके के, मतलब हम ये देखने वाले 4 तरीके के ऑर्डर देखने वाले, 0 ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन,
सेकंड ऑर्डर रिएक्शन और थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हमारे पास बात कर लेते हैं, क्या देंगे, रेट लॉ क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा, के कहलाएगा, क्योंकि देखो आर रेट बराबर क्या होता है हमारे पास, के, ए की पावर हम जीरो कर दें, किसी की पावर जीरो का मतलब होता है हमारे पास वन, तो क्या आया, क्या आ जाएगा, तो इसलिए रेट क्या कहलाएगी, जीरो की क्या कहलाएगी, के कहलाएगी। इसकी यूनिट क्या कहलाती है, मोल लीटर की पावर माइनस वन सेकंड की पावर माइनस, याद रखना, मोल लीटर की पावर माइनस वन सेकंड की पावर माइनस वन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में क्या होगी, इसका पावर फर्स्ट हो जाएगी, फर्स्ट हो जाएगी तो एक, ए की पावर एक, तो ए आ जाएगा, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहलाएगी तुम्हारी। इसकी यूनिट क्या कहलाती है, मोल सेकंड की पावर, क्या बोल सकते हैं, सेकंड की पावर माइनस वन, क्या कहलाएगी, सेकंड की पावर माइनस। सेकंड ऑर्डर रिएक्शन में पावर दो हो जाएगी, पावर दो हो जाएगी तो इसकी यूनिट बदल जाएगी, एल मोल की पावर माइनस वन सेकंड की पावर माइनस वन। थर्ड ऑर्डर रिएक्शन में क्या हो जाएगी, दो तो इसकी होगी, एक इसकी होगी, तीन ऑर्डर हो जाएंगे। इसकी क्या होती है, लीटर की स्क्वायर मोल की पावर माइनस दो सेकंड की पावर माइनस वन। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इस तरीके से हम इनकी यूनिट निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ भी देख लो, एग्जाम्पल देख लो, जीरो ऑर्डर रिएक्शन में ऑर्डर जीरो होती है तो इसका जीरो माना जाता है ऑर्डर, फर्स्ट में फर्स्ट ऑर्डर होती है, सेकंड सेकंड मानी जाती है, थर्ड थर्ड मानी जाती है। अब कुछ चीजें हमें लिखना होंगी, जैसे देखो किस तरीके से हम इसके ऑर्डर लिखने वाले हैं। देखो ऑर्डर कैसे लिखी जाती है, जैसे एक रिएक्शन हमारे पास दे रखी है, इसका प्रोडक्ट बन रहा है, तो इसको हम रेट लिखेंगे के, एच टू की पावर क्या लगेगी, टू, ओ की पावर क्या लगेगी, कुछ नहीं होता, वन लगती है। ऑर्डर क्या कहलाती है, टू प्लस वन, क्या होगी, टू प्लस वन तो क्या आएगी, थ्री आ जाएगी, तरीके ऑर्डर। इसमें लिखेंगे तो सी की पावर क्या आएगी, फोर, एच फोर की पावर क्या आएगी, टू, क्योंकि आगे क्या टू, जोड़ देंगे, फोर प्लस टू, फोर वाला प्लस टू वाला, कितनी आई, सिक्स आ जाएगी। इस तरीके से क्या निकालते हैं हम, ऑर्डर निकालते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, ये भी आप निकाल लेना, निकाल सकते हो ऑर्डर, ये तो ये अपना ऑर्डर तो आराम से निकाल सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं, देखो जैसे हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, क्या देखा अपन ने, के की पावर दो दे रखी है तो सेकंड ऑर्डर कहलाती है, क्योंकि इसकी पावर दो है, दो का क्या लगा जाता है, एल मोल की पावर माइनस वन सेकंड की पावर माइनस वन। इस तरीके अपन इसकी यूनिट भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं, एक रिएक्शन आती है एलिमेंट्री रिएक्शन, क्या बोलते हैं अपन इसको, एलिमेंट्री रिएक्शन या सरल अभिक्रिया बोल सकते हो, क्या बोलते हैं इसको, एलिमेंट्री रिएक्शन या सरल या अपन उपापदान अभिक्रिया भी इसको बोला जाता है, क्या बोला जाता है, उपापदान अभिक्रिया। क्या होती है, ऐसी रिएक्शन जो एक स्टेप में पूरी हो जाती है उनको एलिमेंट्री रिएक्शन कहते हैं। इनको स्टेप की, ज्यादा स्टेप की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती, सिंगल स्टेप में जो रिएक्शन पूरी हो जाती है, एक ही चरण में जो रिएक्शन पूरी हो जाती है, उनको क्या बोला जाता है, एलिमेंट्री रिएक्शन बोला जाता है। जैसे A2 को B2 में जोड़ेंगे तो हमारे पास 2AB आ जाएगा, जो हमारा एक ही स्टेप में रिएक्शन हमारी कंप्लीट हो गई है, सिंगल स्टेप में कंप्लीट हुई है, इसी को क्या बोला जाता है, हमारे पास एलिमेंट्री रिएक्शन बोला जाता है। बात करते हैं हमारे पास कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, जटिल अभिक्रियाएं, ऐसी रिएक्शन जो एक से ज्यादा स्टेप में पूरी करती हैं। इनको स्टेप कई सारे लगते हैं, फर्स्ट स्टेप में देखो ये हुआ, सेकंड में ये हुआ, थर्ड में ये हुआ, तीन स्टेप में ये रिएक्शन पूरी हो रही है। जैसे अपन बात कर रहे हैं 2NO को हम वो ऑक्सीजन से मिलाते हैं तो 2NO2 बनाना है, कैसे बनेगा, सबसे पहले NO लेंगे, NO के साथ ऑक्सीजन मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, NO3 बन जाएगा। देखो हमने लिया NO, NO के साथ हमने क्या मिलाया, O2 मिलाया तो क्या बन गया, NO3 बन गया, हमारे पास क्या बन गया, NO3 बन गया। फिर सेकंड स्टेप में क्या करा हमने, NO को लिया ये वाला और NO3 को हमने उठाया, इनको मिलाया, 2NO2 बन गया, क्या बन गया, 2NO2 बन गया। थर्ड स्टेप में हमने क्या देखा, NO2 को उठाया और NO को मिलाया तो 2NO2 हमारा बन गया, फाइनली हमारा प्रोडक्ट हमें जो चाहिए बन गया। तो हमने देखा तीन स्टेप में पूरी हो रही है, तो हम क्या बोल सकते हैं, ऐसी रिएक्शन जिसको दो से अधिक स्टेप में पूरी होने में समय लगता है या दो से अधिक स्टेप लगते हैं, उसको क्या बोला जाता है, हमारे पास कॉम्प्लेक्स रिएक्शन या जटिल अभिक्रिया बोला जाता है, ठीक है। आगे देखो, अब बात करते हैं मॉलिक्यूलरिटी। अभी देखा था हमने मॉलिक्यूलरिटी क्या होती है, मॉलिक्यूलरिटी क्या कहलाती है, अभिक्रिया की आणविकता क्या कहलाती है, कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने वाले एलिमेंट को ही हम क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलरिटी बोलते हैं। हम देख लेते हैं, द नंबर ऑफ द रिएक्टेंट स्पीसीज इन एटम मॉलिक्यूल्स और आयंस पार्टिसिपेट इन सिंगल एलिमेंट्री रिएक्शन। किसी भी सिंगल एलिमेंट्री रिएक्शन में जो मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट करते हैं उसी को उसका क्या बोला जाता है, मॉलिक्यूलरिटी बोला जाता है। मतलब किसी उपापदान अभिक्रिया में जितने भी हमारे अणु होते हैं, परमाणु होते हैं, भाग लेते हैं, उसी को क्या कहते हैं, हमारे पास अभिक्रिया की आणविकता कहते हैं। जैसे देखो ये तीन तरीके देखने को मिलती है, एक आणविक, द्वि आणविक और त्रिआणविक, मतलब यूनिमोलिकुलर, बाई मोलिकुलर और ट्राई मोलिकुलर। यूनि में क्या होगा, हम देखेंगे इसमें एक मॉलिक्यूल भाग लेगा, बाई में क्या होंगे, दो मॉलिक्यूल भाग लेंगे, ट्राई में क्या लेंगे, तीन मॉलिक्यूल्स भाग लेंगे। देखो इसमें एक कर रहा है, इसमें एक दो, इसमें एक दो तीन भाग लेना है, इसलिए इनको क्या बोला जाता है, यूनि, बाई और ट्राई मॉलिक्यूल बोला जाता है। एग्जाम्पल देख लो, यूनि का इधर रखा है, बाई का इधर रखा है और ट्राई का नीचे दे रखा है। देखो बाई का इधर रखा, ट्राई का इधर रखा है, दो और एक तीन, इस तरीके से रिएक्शन हमारी कंप्लीट हो जाती है। इसी को बोला जाता है हमारे पास मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन बोला जाता है। आगे देखें जी, हमने देख ही लिया है एक्टिव लॉ ऑफ मास, ठीक है। अब बात करते हैं कि एक रिएक्शन होती है, इसका नाम होता है सूडो ऑर्डर रिएक्शन है छद्म-कोटि की अभिक्रिया। क्या बोला अपन ने, सूडो ऑर्डर रिएक्शन है छद्म-कोटि की अभिक्रिया। ये क्या होती है, देयर आर द सम रिएक्शन इन विच द मॉलिक्यूलरिटी इज मोर देन वन।
कुछ ऐसी अभिक्रियाएं हैं जिनकी मॉलिक्युलरिटी क्या होती है, जिसकी आणविकता क्या होती है, एक से ज्यादा होती है, टू हो सकती है, मोर भी हो सकती है, और द प्रेजेंट बट इन जिनमें क्या होते हैं, दो या दो से अधिक हमारे पास मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, पर वो वास्तव में सिंगल मतलब वास्तव में इनकी मॉलिक्युलरिटी एक होती है, लेकिन इसमें एलिमेंट एक से ज्यादा प्रेजेंट होते हैं। उसी को क्या बोला जाता है, सूडो रिएक्शन, छद्म कोटि की अभिक्रिया बोला जाता है। सिंपल सा याद रख सकते हो, सूडो ऑर्डर रिएक्शन का मतलब होता है ऐसी रिएक्शन तो देखने में तो लगती है कि दो या तीन मॉलिक्युलरिटी की, लेकिन उसकी मॉलिक्युलरिटी की देखने में लगती है, लेकिन वास्तव में कैसी होती है, सिंगल मॉलिक्यूलर होती है। उसको क्या बोला जाता है, हमारे पास सूडो ऑर्डर रिएक्शन बोला जाता है। क्या देखो, ग्लूकोज को पानी के साथ मिलाया तो हमने क्या देखा, ग्लूकोज और फ्रक्टोज निकला। ठीक है, शुगर को हमने पानी में मिलाया, ग्लूकोज फ्रक्टोज हमारा बना। देखो देखने में क्या लग रहा है, सिंगल ऑर्डर मतलब वन मॉलिक्यूल, टू मॉलिक्यूल, कितने मॉलिक्यूल हो गए हमारे पास, टू हो गए, लेकिन वास्तव में क्या होती है, सिंगल मॉलिक्यूलर रिएक्शन कहलाती है। ठीक है, तो इसको बुलाया था हमारे पास क्या, सूडो ऑर्डर रिएक्शन। एक होता है टेम्परेचर कोफिशिएंट या तापमान गुणांक, क्या कहलाता है देख लेते हैं। जनरली द रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज ड्यू टू द इंक्रीज इन टेम्परेचर। हम जानते हैं कोई भी रेट ऑफ रिएक्शन टेम्परेचर बढ़ने पर इंक्रीज होती है और टेम्परेचर कम होने पर डिक्रीज होती है। ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर बाय 10 डिग्रीज, यदि हम किसी भी टेम्परेचर को 10 डिग्री बढ़ाए थे, हमने क्या बोला, ये हमारे पास हमने क्या बोला, टेम्परेचर को हमने 10 डिग्री बढ़ा दिया, तो क्या देखेंगे, वेलोसिटी ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, जो रेट ऑफ रिएक्शन होगी वो 2 से 3 गुना बढ़ जाएगी, है ना, 2 से 3 टाइम हो जाएगी। इसी को बोला जाता है टेम्परेचर कोफिशिएंट। क्या बोला जाता है, टेम्परेचर कोफिशिएंट बोला जाता है। आप तरीके देख सकते हो, द रेशियो ऑफ दी टू कांस्टेंट इज कॉल्ड टेम्परेचर कोफिशिएंट। कहने का मतलब है जो एक्चुअल टेम्परेचर था और जो 10 डिग्री टेम्परेचर हमने बढ़ाया था, उनका रेशियो हमारे पास क्या कहलाता है, टेम्परेचर कोफिशिएंट कहलाता है, जो कि रेट ऑफ रिएक्शन को 2 से 3 गुना बढ़ा देती है। अब बात कर लेते हैं, व्हेन द एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन द एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। जब एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन के बराबर है, तब क्या होता है, व्हेन द वैल्यू ऑफ द इंटरवल टाइम, देखो जो इंटरवल टाइम है उसकी वैल्यू नियरली हमारे पास क्या हो जाए, जीरो के बराबर आ जाए, तो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन बिकम द इंस्टेंटेनियस। तो हमारे पास एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन क्या कहलाती है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन कहलाती है। देखो जेन्युइन सी बात है, कोई भी रिएक्शन जीरो के बराबर आ जाए, एकदम से हो जाएगी, तो एकदम से हो जाएगी, तो क्या कहलाएगी वो, रेट एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन किसके बराबर हो जाएगी, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन के बराबर हो जाएगी। चलो अब हम आगे देखते हैं, आगे हम देखने वाले हैं कुछ चीजों को, देखो इसमें, हाँ ठीक है, देखो अब बात करते हैं कि हमारे पास देखने वाले हैं, जो हम देखने वाले हैं स्टैटिक फैक्टर ऑफ द प्रोबेबिलिटी पैरामीटर। स्टैटिक फैक्टर ऑफ द प्रोबेबिलिटी पैरामीटर क्या होते हैं, देखते हैं। द कोलिजन इन द मॉलिक्यूल्स पॉसेस द सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी। जब कोई भी दो मॉलिक्यूल आपस में टकराते हैं, टकराने से उनमें जो एनर्जी प्रोवाइड निकलती है ना, मॉलिक्यूल्स टकराएंगे आपस में, उनमें एनर्जी निकलेगी। तब आगे लिखा हुआ है, एंड मॉलिक्यूल द प्रॉपर्टी द ओरिएंटेड फॉर द इफेक्टिव द कोलिजन आर कॉल्ड द कोलिजन थ्योरी। कोलिजन थ्योरी क्या होती है, जब आपस में कोई चीज टकराते हैं तो उनसे जो मॉलिक्यूल निकलते हैं उन्हीं को क्या बोला जाता है, कोलिजन थ्योरी बोला जाता है। हालांकि ये इंपोर्टेंट नहीं है, अब ये हट चुका है हमारे सिलेबस से। अब आगे चलते हैं, देखो जो हमारे पास जीरो ऑर्डर रिएक्शन, अब हमने अभी देखा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में, देखा जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, ये सारी देखी। अब सबसे पहले हमारे पास है जीरो ऑर्डर रिएक्शन। क्या हमारे पास, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है, ऐसी रिएक्शन जिसका ऑर्डर जीरो होता है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन कहलाती है। आप ऐसे ही बोल सकते हो, ऐसी रेट ऑफ रिएक्शन जो कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करती, उसको क्या बोला जाता है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। क्योंकि हम जानते हैं कि यदि हम रेट लिखते हैं कि ए की पावर हम क्या लगाते हैं, जीरो लगाते हैं, तो कंसंट्रेशन तो हमारी क्या हो जाती है, इस पर डिपेंड नहीं करे, कंसंट्रेशन हमारी क्या हो जाएगी, वन हो जाएगी। तो रेट ऑफ कांस्टेंट किसके बराबर हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन के बराबर हो जाएगा। तो हम बोल सकते हैं ऐसी रिएक्शन जो कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करती है, उसको क्या बोला जाता है, जीरो रिएक्शन बोला जाता है, सूर्य कोटि की अभिक्रिया कहलाता है। हिंदी मीडियम वालों के लिए भी दे रखा है, यहाँ से पढ़ सकते हो। तो ये सब कुछ हमने क्या देखा, जीरो ऑर्डर रिएक्शन देखा। अब बात करते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन से हमारा एक डेरिवेशन ड्राइव करने को आता है। बोलते हैं कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए डेरिवेशन ड्राइव करें, तो हम करने वाले हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए डेरिवेशन। तो आप एक मिनट रुकिए, हम जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए डेरिवेशन ड्राइव करने वाले हैं। देखिए हमने एक सिंगल पेज को ले लिया है, इसमें हम क्या करने वाले हैं, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के डेरिवेशन को ड्राइव करेंगे। हम क्या देखने वाले हैं, जीरो ऑर्डर रिएक्शन का डेरिवेशन। आप लोगों को इसको अच्छे तरीके से करना है, अच्छा चैप्टर है हमारा, सरल चैप्टर है। इसको करने के लिए थोड़ा सा बस दिमाग हमको लगाना है, हम आराम से इसको इस चैप्टर से अच्छे नंबर को ला सकते हैं। देखो सबसे पहले हम करने वाले हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन। क्या देखने वाले हैं, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। एक पेन लेते हैं अच्छा सा, देखो क्या पढ़ रहे हैं, शून्य कोटि की अभिक्रिया, शून्य कोटि या जीरो ऑर्डर। तो मान लेते हैं कि हमारे पास एक रिएक्टेंट आर दे रखा है, तब हमने क्या बना लिया, प्रोडक्ट पी बना लिया।
एक अभिकर्मक R से हमने उत्पाद क्या बना लिया, P बना लिया। यदि हम इसकी रेट लिखते हैं तो रेट हमारे पास क्या आएगी, रेट इक्वल टू कॉन्स्टेंट K आएगा, R की पावर क्या आएगी, 0 आएगी। ऐसा क्यों करा, क्योंकि ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, जिसका ऑर्डर क्या आएगा, 0 आएगा। रेट लॉ लिखते हैं तो क्या आएगा, ये आएगा। अब हम क्या जानते हैं, हम ये जानते हैं कि रेट का फॉर्मूला हमारे पास होता है माइनस dr/dt। होता है कि नहीं होता, देखो इससे लिखाएंगे माइनस dr/dt, क्योंकि रिएक्टेड है। ये क्या कर देंगे, माइनस dr/dt इक्वल के कांस्टेंट है। किसी भी चीज की पावर 0 होती है उसका मतलब क्या होता है, 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है। तो हमारे पास क्या, माइनस dr/dt इक्वल टू क्या आएगा, ये किया आ जाएगा। यहां से मान लेते हैं कि मैं dr लगा निकालना है, तो dr बराबर हमारे पास क्या आएगा, कि माइनस उधर ही पहुंचा दो, के माइनस करके dt। इसको दिया हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट, क्या दिया हमने, इक्वेशन नंबर फर्स्ट दिया। क्या दिया हमने, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट दिया। या नहीं भी देना तो हम क्या कर सकते हैं, नहीं भी देना तो हम एक काम कर सकते हैं, इसको पहले और सॉल्व कर लेते हैं। देखो यहां तक हम लोग आ गए हैं। अब हमने क्या काम करा, अब हमने करा यहां से हमने इसका इंटीग्रेशन करा, तो हमने इस पे लगाया dr, इस पर इंटीग्रेशन करा माइनस के dt। ठीक है, dr से हमारा क्या निकलेगा, ये r निकलेगा। क्या निकलेगा, r निकलेगा। माइनस के हमारा कांस्टेंट है, ये बाहर कर देंगे। इसके अंदर क्या बचेगा, dt बचेगा हमारे पास। dt का हमारे पास इंटीग्रेशन यदि हम करते हैं, ठीक है, समाकलन करते हैं, तो क्या बनेगा, एक तो आएगा t, एक कांस्टेंट आ जाएगा c। कांस्टेंट क्या आ जाएगा, c। जब कभी भी dt का हम इंटीग्रेशन करेंगे तो एक तो हमारे पास k तो हमारा कांस्टेंट था बाहर था, इसकी जगह पे यहाँ से क्या निकला, t निकला। तो जैसे r निकला था वैसे t निकला था, बस यहाँ पर एक कांस्टेंट आ जाता है, इसको इंटीग्रेशन कांस्टेंट बोलते हैं c। इसको दिया हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्या दिया हमने, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। बोलते हैं फॉर इनिशियल कंडीशन, फॉर इनिशियल कंडीशन, प्रारंभिक स्थिति में। क्या बोला हमने, प्रारंभिक स्थिति में। देखो प्रारंभिक स्थिति में क्या बोल सकते हो, जो हमारा R होता है ना, हमारा रिएक्टेंट, वो हमारी R0 के बराबर हो जाती है। किसके बराबर हो जाती है, R0 के बराबर हो जाती है। और समय शुरू में तो 0 होगा, तो कोई भी कंसंट्रेशन हमारी नहीं हो रही होगी। ठीक है, वैल्यू पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 2 से, सॉरी 1 से। R किस में बदल गया, हमारा R0 0 में बदल गया। K हमारा जैसा कैसा, लेकिन T हमारा 0 हो गया। और C हमारा ऐसे कैसा, तो C बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा, R0 आ जाएगा। C बराबर हमारे पास क्या आ गया, R0 आ गया। हम क्या कर सकते हैं, इस C की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर सकते हैं। पुट द वैल्यू ऑफ C, पुट द वैल्यू ऑफ C इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, समीकरण 1 में C की वैल्यू रखते हैं। देखो क्या आएगा, ये R हमारा जैसा का जैसा, माइनस के टी जैसा का जैसा, प्लस C की वैल्यू क्या है हमारे पास, R0। क्या है, R0। इसको उधर ले चलते हैं, ये आएगा हमारे पास के टी, तो माइनस का दरा के क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। R0 हमारे पास दे रखा है, इसको उधर ले जाएंगे तो क्या आएगा, माइनस का R आ जाएगा। यदि मैं कंसंट्रेशन के निकालना चाहता हूँ, के बराबर क्या आएगा, R0 माइनस R अपॉन टी। ये तो आ गया हमारे पास क्या, कंसंट्रेशन। मान लो कि हमें कंसंट्रेशन की अगर टाइम निकालना था, तो टी बराबर क्या था, टी बराबर आता है, इसको टी को ऊपर रख देते, इसको नीचे ले जाते, R0 R अपॉन के कंसंट्रेशन। तो इस तरीके से हम क्या, टी भी निकाल सकते हैं। टी हमने क्यों निकाला है, क्योंकि हमें इसके लिए हाफ लाइफ साइकिल निकालना होगा। तो फाइनली हम यहाँ तक तो आ चुके हैं। इसके आगे चलते हैं जी, आप जो देख रहे हो उसको बोलते हैं जीरो डायरेक्शन के लिए डेरिवेशन देख रहे हैं। अब बात करते हैं कि हम क्या देखने वाले हैं, अब हम देखने वाले हैं इसकी हाफ लाइफ साइकिल। तो देखो यदि हम हाफ लाइफ साइकिल की बात करते हैं, तो देखो बस एक मिनट रुकिए, बोर्ड पे पढ़ाना आसान है, इससे पढ़ाना थोड़ा डिफिकल्ट है। बोर्ड पे हम बहुत स्पीड में पढ़ लेते हैं, देखो बोर्ड पे इतना कुछ करना ही नहीं पड़ता। एक मिनट करते हैं कोशिश ऐसे मिटाने की। देखो जैसे मान लेते हैं कि अब हमें क्या करना है, हाफ लाइफ साइकिल। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या आ जा, T इक्वल टू R0 माइनस R अपॉन क्या देखा था अपन ने, K। ये था हमारे पास जीरो डायरेक्शन का डेरिवेशन। अब हम क्या काम करने वाले हैं,
हम करने वाले हैं हाफ लाइफ साइकिल। हाफ लाइफ साइकिल क्या होती है पहले देखो, हाफ लाइफ साइकिल क्या बोलते हैं, अर्ध आयुकाल। अर्ध आयुकाल, देखो अर्ध आयुकाल क्या होता है वो देखो पहले। हाफ लाइफ साइकिल क्या होता है, जहां हमारे पास टाइम तो क्या हो जाता है, टी हमारा हाफ में बदल जाता है, और जो हमारी कंसंट्रेशन जो रहती है, हमारे पास जो कंसंट्रेशन हमारी आर होती है, वो आर हमारी किस में बदल जाती है, आर नॉट बाई टू बदल जाती है। किस में बदल जाती है, आर नॉट बाई टू बदल जाती है। तो हम क्या बोलेंगे, कंसंट्रे हमारा हाफ लाइफ साइकिल एक ऐसा साइकिल होता है जिसमें समय हमारा आधा हो जाता है और कंसंट्रेशन हमारी हाफ हो जाती है, उसी को क्या बोला जाता है, हाफ लाइफ साइकिल बोला जाता है। क्या बोला जाता है उसको, हाफ लाइफ साइकिल हमारा बोला जाता है। तो यदि हम हाफ लाइफ साइकिल डेरिवेशन ड्राइव करने करें, तो हाफ लाइफ साइकिल के लिए डेरिवेशन ड्राइव हम करने वाले हैं। सबसे पहले हमें क्या काम करना होगा, हम जानते हैं वी नो दैट हम जानते हैं हम जानते हैं हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि T इक्वल टू R0 - R क्या आएगा हमारे पास की। हम बात करते हैं फोर हाफ लाइफ साइकिल, हाफ लाइफ हाफ लाइफ साइकिल समय क्या हो जाएगा हमारे पास, देखो T हो जाएगा हमारा हाफ, यहाँ देखा लिखा हुआ साइड में, और R0 हमारा जैसा कैसा रहेगा, अगर R हमारा R0/2 में कन्वर्ट हो जाएगा, ये हमारा जैसा कैसा। यदि हम एक बार इसको लिखते हैं, एलसीएम ले लेते हैं मन मान कर इसको, तो एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 2R0 - R, टू क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा तो क्या आएगा, 2K हो जाएगा। फाइनली इसका आंसर यदि हम देखें तो आंसर क्या आएगा हमारे पास, T हाफ, और साथ में क्या आएगा, 2R में से R जाएगा तो R0 बचेगा, और हमारे पास क्या आ जाएगा। ये जो आप देख रहे हैं इसको बोलते हैं हाफ लाइफ साइकिल, किसका, जीरो ऑर्डर रिएक्शन का, सॉरी हाँ, जीरो ऑर्डर रिएक्शन का हाफ लाइफ साइकिल क्या होता है जी, जीरो ऑर्डर रिएक्शन का हाफ लाइफ साइकिल। तो फाइनली हमने हाफ लाइफ साइकिल भी पढ़ लिया है। अब यदि इसी के साथ हम पढ़ लेते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, क्या देख लेते हैं, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन देखो। हम क्या देख रहे हैं, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो देखिए हम देख रहे हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, क्या देखने वाले हैं, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। देखो प्रथम कोटि की अपक्रिया, क्या देख रहे हैं, प्रथम कोटि फर्स्ट ऑर्डर, क्या देख रहे हैं हम, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की बात करते हैं तो हम वही वापस से वही काम करने वाले हैं, आर से हम क्या बनाने वाले हैं, प्रोडक्ट पी बनाने वाले हैं, आर से हम प्रोडक्ट पी बनाने वाले हैं। तो इसका रेट लिखेंगे तो क्या लिखा जाएगा, रेट इक्वल टू, एक कांस्टेंट हमारा क्या आता है आप जानते हो, और हम क्या लिखते हैं, जो भी हमारा हमारा क्या देगा माइनस में आएगा, सॉरी माइनस में नहीं, जो भी हमारा क्या लिखा हुआ आर लिखा होता है उस पर क्या देखेंगे हम, उसकी पावर एक कर देंगे, माइनस तो हम क्या करने वाले हैं, रेट करने वाले हैं। तो हमने क्या बोला, रेट इक्वल टू के, आर की पावर हमारी क्या हो जाएगी हमारे पास 1, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर है। तो रेट लिख देते हैं, रेट का अपन जानते हैं, रेट का मतलब क्या होता है, रेट का मतलब होता है dr/dt, इसके बराबर होता है, रेट के बराबर होता है। देखो रेट की आपके लगे माइनस का dr/dt इक्वल टू के, आर की पावर 1 का मतलब होता है हमारे पास आर, क्या हो जाएगा हमारे पास आर हो जाएगा। देखो यहां तक हमने कर लिया है, हम अब क्या करने वाले हैं, इस आर को नीचे लाएंगे, यहां तक ले जाएंगे, तो हम क्या बनेंगे, dr/, हमारा नीचे आ जाएगा, इक्वल टू जी का बन जाएगा के डी टी, माइनस को अप्लाई कर देते हैं उधर, क्या बनेगा ये हमारे पास dr/r बराबर माइनस के डी टी। ठीक है, अब कुछ चीज समझो, जैसे मान लेते हैं कि हमें इंटीग्रेशन करना है 1/x का, तो क्या बनता है log x, क्या बनता है log x, 1/r का करेंगे तो क्या आएगा, log r आ जाएगा, तो वही हम करने वाले हैं। ठीक है, देखो
तो मिटाने के बाद इसको देखते हैं, देखो देख मान लिया हमने यहाँ तक तो कर ही लिया है। इसके आगे चलते हैं, इसके आगे यदि हम देखते हैं तो इसके आगे हमने देखा यहाँ तक हम लोग आ गए। हम क्या करते हैं, इसकी इंटीग्रेशन करते हैं, वी आर अपॉन आर माइनस का के डी टी। इसको करेंगे तो ये क्या आएगा हमारे पास, लॉग आर। क्या आ जाएगा ये, लॉग आर। क्या आ जाएगा, ये लॉग आर आ जाएगा। इक्वल टू ये क्या बनेगा, माइनस को बार कर देते हैं, ये क्या आ जाएगा, टी प्लस सी। अभी हमने देखा था डेल टी का क्या आएगा, टी आएगा और इसका आ जाएगा सी। इसको दिया हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्या दिया हमने, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इनिशियल कंडीशन की बात कर देते हैं, फॉर इनिशियल कंडीशन। प्रारंभिक स्थिति में क्या होगा हमारे पास, जो लॉग आर रहेगा वो हमारे पास किसमें चेंज हो जाएगा, लॉग आर नॉट में। ठीक है, टी जो रहेगी, टी किसमें बदल जाएगी, हमारे पास जीरो बदल जाएगी। टी किसमें चेंज हो जाएगी, जीरो में चेंज हो जाएगी। तो यदि हम इसकी वैल्यू इक्वेशन नंबर फर्स्ट पुट करते हैं तो क्या बनेगा, देखो फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। देखो यदि फर्स्ट से बात करते हैं तो हम फर्स्ट में देखते हैं, थोड़ा पेन चेंज करते हैं। देखो फर्स्ट से बात करते हैं, फर्स्ट में क्या देखा, लॉग, लॉग आर किसमें बदल रहा है, लॉग आर नॉट में। आर नॉट इक्वल टू माइनस का के जैसा का जैसा, टी हमारे पास क्या दे रखी है, टी हमारी जीरो हो जाती है शुरू में, प्लस के में मल्टीप्लाई जीरो करें जीरो हो जाएगा। तो सी बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा, सी बराबर हमारे पास आ जाएगा लॉग आर नॉट। क्या आ जाएगा, लॉग आर नॉट आ जाएगा। अब थोड़ा आगे चलते हैं हम, देखो यदि हम इसके आगे चलते हैं तो जो हमारे पास आ गया, हम इसकी वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट करते हैं। पुट द वैल्यू इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, पुट द वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण की वैल्यू पुट करते हैं। तो देखो क्या देखा, लॉग आर दे रखा है, पहले देखो तुम आर माइनस का के टी जैसा का जैसा प्लस का सी की वैल्यू क्या है हमारे पास, लॉग आर नॉट। क्या आ जाएगा, लॉग आर नॉट आ जाएगा। तो हम थोड़ा देखते हैं यहाँ पे हमारा क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारे पास लॉग आर। ठीक है, एक बार पूरा लिख देते हैं क्योंकि वहां पे दिख नहीं रहा है, के टी प्लस लॉग आर नॉट। हम क्या करते हैं, इसको उधर ले जाते हैं तो क्या आएगा, के टी बराबर लॉग आर नॉट माइनस का लॉग आर। क्या आ जाएगा, लॉग आर नॉट माइनस का लॉग आर। यहां से देखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहां से हम निकाल सकते हैं के टी बराबर, एक फॉर्मूला होता है लॉग ए माइनस बी, लॉग ए अपन बी, क्या बन जाएगा, लॉग ए की वैल्यू क्या है, आर नॉट और अपन आर आ जाएगा। फॉर्मूला होता है लॉग, देखो ये वाला फॉर्मूला लिख देते हैं, लॉग ए माइनस लॉग बी, लॉग ए बटे बी हमारा फॉर्मूला बन जाता है। ठीक है, यहाँ से आ गए हम लोग। हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम टी निकाल सकते हैं। तो टी बराबर क्या आएगा, वन अपॉन के लॉग आर नॉट अपॉन आर। तो फाइनली ये हमारे पास जो आ जाए वो हमारे पास क्या आ गया है, जो हमारे पास आ गया है, क्या आ गया, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए डेरिवेशन हमारा ड्राइव हो चुका है। इसके आगे अब चलते हैं, दो डेरिवेशन में ड्राइव कर लिए हैं, अच्छे से अपने कर लिए हैं। इसके आगे चलते हैं, सूडो डायरेक्शन हमने देख लिया है और दो ही डेरिवेशन हमको करना है, दो ही हमारे पेपर के लिए पर्याप्त है। ठीक है, अब बात करते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप क्या होता है, दर निर्धारक पद किसे कहते हैं। तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप की बात करते हैं तो देखो, द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, इसको आरडीएस भी बोलते हैं, ए द स्लोएस्ट स्टेप। ये क्या होते हैं, स्लोएस्ट स्टेप होते हैं, मतलब धीमे स्टेप होते हैं। इसमें मल्टी स्टेप केमिकल रिएक्शन, किसी भी मल्टी स्टेप केमिकल रिएक्शन में स्टेप क्या होते हैं, धीमे होते हैं। जैसे अपन बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं कि हमारे पास कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में इट कंट्रोल द ओवरऑल रिएक्शन, जी क्या करते हैं, पूरी ओवरऑल रिएक्शन को कंट्रोल करते हैं, बिकॉज दिस कैन नॉट बी प्रोसीड फास्टर देन द स्लो। और ये क्या हो सकते हैं, इनको ये फास्ट नहीं चल सकते, इनको स्लो स्टेप में चलते हैं। तो आप ऐसा बोल सकते हो, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप क्या होते हैं, स्लो स्टेप होते हैं। और कहने का मतलब है कि ये ऐसे स्टेप होते हैं जिनके व्याप पर कोई भी रेट ऑफ रिएक्शन हमारी चलती है, उसको क्या बोला जाता है, रेट स्टेप इसको बोला जाता है। और साथ में क्या होता है कि ये हमारे रेट को बताते हैं कि रेट में कितने स्टेप होंगे, एक स्टेप, दो स्टेप, तीन स्टेप, मल्टीपल स्टेप के लिए अपन इसका इस्तेमाल करते हैं।
की पॉइंट यही है कि इट इज अ स्लो स्टेप है, क्या स्लो स्टेप होते हैं किसी केमिकल रिएक्शन में। ओवरऑल रिएक्शन को डिटरमाइन कर देते हैं भाई, बता देते हैं उसके बारे में, ये सारे कुछ पॉइंट है। ठीक है, जैसे अपन देखें यहाँ पर एग्जाम्पल की बात करते हैं, तो मान लीजिए कि एक क्रिया के दो चरण है ए और बी। पहला स्टेप हमारे पास जे है, दूसरा स्टेप जे है, तो ये स्लो स्टेप है और दूसरा हमारा फास्ट स्टेप कहलाएगा। तो यही कुछ हमारे पास पॉइंट है डिटरमाइनिंग स्टेप के। वो एक छोटी सी वन लाइन में भी हम ऐसे मतलब लिख सकते हैं, द स्लोएस्ट स्टेप इन मल्टी स्टेप रिएक्शन। किसी भी मल्टी स्टेप रिएक्शन में जो हमारे पास स्लोएस्ट स्टेप होते हैं, जो किसी भी केमिकल रिएक्शन की पूरी ओवरऑल रिएक्शन को डिटरमाइन करते हैं, उसको क्या बोला जाता है हमारे पास, क्या बोलते हैं उसको, डिटरमाइनिंग स्टेप बोला जाता है। अब एक अच्छा क्वेश्चन यहाँ से बनता है, व्हाट इज एनर्जी बैरियर, इसको ऊर्जा अवरोधक बोलते हैं। एनर्जी बैरियर क्या होता है, मिनिमम एनर्जी अचीव बाय द रिएक्टेंट, कोई भी रिएक्टेंट जो कम से कम एनर्जी को अचीव कर रहा है, ओनली आफ्टर विच कैन बी द कन्वर्टेड द प्रोडक्ट। मान के चलो ए से हमारे पास कोई प्रोडक्ट भी बनना है, तो इसने इतनी एनर्जी ले पाई है कि प्रोडक्ट नहीं बन पाया, है ना, बन नहीं पा रहा है, मतलब इसने इतनी एनर्जी अचीव कर पाई जितने में कोई भी प्रोडक्ट हमारा क्या नहीं बन पा रहा, हमारा रिएक्टेंट कोई प्रोडक्ट नहीं बन पा रहा है, वो मिनिमम एनर्जी हमारे पास क्या कहलाती है, हमारे पास एनर्जी बैरियर कहलाती है। इसी का एक और साथ में होता है, उसको बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी, लिखा हुआ है देखो। एक्टिवेशन एनर्जी क्या कहलाता है, सक्रिय ऊर्जा कहलाता है। ऐसी एनर्जी जो किसी भी रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दे, क्या कर दे, रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दे। देखो जैसे यहाँ पर देखो, ये हम ग्राफ देख पा रहे हैं, यहाँ से हमने कोई भी एनर्जी दी यहाँ तक अपन पहुंचे, तो ये क्या लाएगा, एनर्जी बैरियर, क्या कहलाएगा, एनर्जी बैरियर कहलाएगा। लेकिन जैसे ही कन्वर्ट होकर प्रोडक्ट बन जाएगा तो ये कहलाएगा हमारे पास एक्टिवेशन एनर्जी, क्या कहलाएगा, एक्टिवेशन एनर्जी कहलाएगा। ठीक है, चलो आगे। अब ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं, राइट द थ्री कंक्लूजन और द कैरेक्टर्स ऑफ द मॉलिक्युलरिटी। मॉलिक्युलरिटी के कोई भी तीन कैरेक्टर्स या कंक्लूजन हमको बताना है। तो मॉलिक्युलरिटी को बोलते हैं हमारे पास आणविकता, आणविकता के कोई भी तीन हमारे गुण बताना है। सबसे पहले गुण होता है मॉलिक्युलरिटी इज मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्टेंट या रिएक्शन इज ऑलवेज अ होल नंबर, ये हमेशा एक होल नंबर में होता है। जैसे 1 2 3 4 5, ऐसे एक बोल सकते हैं, एक लोगों ने भाग लिया, दो ने भाग लिया, तीन ने भाग लिया, इस तरीके से। ठीक है, मॉलिक्युलरिटी ऑफ द रिएक्शन इज डिफाइन ओनली द एलिमेंट्री रिएक्शन, ये हमेशा एलिमेंट्री रिएक्शन को ही डिपेंड करती है, क्योंकि ये एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए बनी होती है। साथ में कॉम्प्लेक्स रिएक्शन मॉलिक्युलरिटी हैज नो मीनिंग, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए मॉलिक्युलरिटी का कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, इट्स वैल्यू इज नाइदर जीरो, इसकी वैल्यू जीरो नहीं हो सकती। बताओ जीरो हो जाएगी तो कभी केमिकल रिएक्शन होगी, नहीं होगी। तो कुछ होगा ही नहीं कराने के लिए, तो हम इसकी वैल्यू जीरो कैसे कर पाएंगे, और या ना ही प्रोडक्ट भी नहीं बन पाएगा। तो क्या बोल सकते हैं, जो हमारे पास मॉलिक्युलरिटी कभी भी जीरो नहीं हो सकता, नेगेटिव नहीं हो सकता, और ना ही हमारा फ्रैक्शनल हो सकता है। लेकिन इसके दूसरे पॉइंट में हम क्या देख रहे हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की बात करते हैं। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमारी जो रहती है उसको एक्सपेरिमेंटली तरीके से अपन निकालते हैं, हमने देखा था, प्रयोग के आधार पर हम सिद्ध कर सकते हैं। ये जीरो भी हो सकती है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट रिएक्शन, फर्स्ट मतलब ये हो सकती है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो सकती है, और होल नंबर में भी हो सकती है, फ्रैक्शन भी हो सकती है। साथ में ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन को भी डिटरमाइन करती है, बस स्लो स्टेप में इसको करना होता है। तो ये कहलाती है हमारे पास, क्या कहलाती है, प्रॉपर्टी ऑफ द हमारे पास ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। एक क्वेश्चन बनता है, राइट द डिफरेंस बिटवीन मॉलिक्युलरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। मॉलिक्युलरिटी की बात करते हैं, अपन ने देखा कितने मॉलिक्यूल भाग ले रहे हैं, उसको मॉलिक्युलरिटी बोलते हैं, 1 2 3 4 5। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, उनकी पावर होती है, पावर का सम हमारे पास क्या कहलाती है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहलाती है। मतलब किसी भी रेट लॉ में जो ऑर्डर की सम मतलब पावर होती है, उनका सम हमारे पास क्या कहलाता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहलाता है। इसको थ्योरेटिकल तरीके से देख सकते हैं, इसको एक्सपेरिमेंटल तरीके से देख सकते हैं। ये हमेशा होल नंबर मतलब पूर्ण संख्या होती है, ये फ्रैक्शनल हो सकती है ना, ये जीरो, इसकी कभी भी जीरो नहीं हो सकती। कौन, हमारा मॉलिक्युलरिटी जीरो हो सकती है, अभी देखा था। इट डज नॉट प्रोवाइड एनी इंफॉर्मेशन ऑफ द मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन, ये रिएक्शन की कोई भी केमिकल रिएक्शन है उसकी कोई भी जानकारी नहीं दे सकती, लेकिन ये दे सकती है मैकेनिज्म। तो आई होप कि आपने सारा सब कुछ देख लिया होगा अच्छे से, और हमने बहुत सारी चीजें देखी थी, और लगभग हमने चैप्टर आज कंप्लीट कर लिया है। इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट जो क्वेश्चन रहते हैं, जो कि आपके टेस्ट के लिए भी अच्छे क्वेश्चन होंगे, वो है जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, ये कुछ अच्छे क्वेश्चन है, दो डेरिवेशन हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो हमारे एग्जाम में जनरली पूछ लिए जाते हैं, तो हमको अच्छे तरीके से आना चाहिए। ठीक है, क्या आना चाहिए, अच्छे तरीके से आना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही, और हमने लगभग पूरा वीडियो एक वन शॉट में कवर कर दिया है। तो टेस्ट की तैयारी कीजिए, आगे चैनल पर बने रहिए। आज के लिए इतना ही, जय हिंद जय भारत।